हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहिनी बिश्नोई और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरा एकदम ही सब कुछ एजुकेशन सिस्टम में जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसका हम पे आप पे क्या चेंज आने वाला है। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट हो गया, बीएसटी के जो एग्जाम्स है उनका हो गया, केवीएस के हो गए, एनवीएस के एग्जाम्स हो गए, सीटेट के हो गए, उन पे क्या असर पड़ने वाला है। लोग अभी बीएसटीसी री और बीएड करे कि नहीं करे, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है वो क्या है। अब मई 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसके चेयरमैन थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और इसी रिपोर्ट के बेस मिनिस्ट्री ने कुछ इनपुट्स प्रिपेयर किए थे ड्राफ्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। In June 2017, a committee for the draft National Education Policy was constituted under the chairmanship of eminent scientist Dr. K. कस्तूरी रंगन, जो अभी पहले जो इन्होंने TSR सुब्रमण्यम ने किया था उसी को फर्दर उन्होंने ड्राफ्ट किया। जो उनके इनपुट्स थे उन सबको लिया गया, प्लस कुछ एड ऑन भी किए गए और ये सब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर हुआ। और इन्होंने एक रिपोर्ट बना के, एक ड्राफ्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को सबमिट किया 31 मई 2019 में। और ये जो ड्राफ्ट था ये HRD मिनिस्ट्री ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया, माई गवर्नमेंट इनोवेट पोर्टल पे। और बहुत सारे व्यूज, सजेशन और कमेंट्स मांगे गए, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, बहुत सारे जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, सबसे सजेशंस मांगे गए कि आप कैसे चेंजेस चाहते हैं, कैसी एजुकेशन पॉलिसीज चाहते हैं। तो उसी के बेस पे अभी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NPE 2020 उसी पे बेस्ड है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी को हम जाने उससे पहले एक बार हम लोग जो अभी तक इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन कमीशन 1964-66 में आया था अंडर डॉक्टर DS कोठारी। इसको हम ज्यादातर कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसमें मेजर जो फोकस था वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, और जो दूसरा था स्टेटस ऑफ टीचर्स, सैलरी ऑफ टीचर्स और उनका टीचर्स का एजुकेशन पे, क्योंकि उससे पहले टीचर्स पे बहुत कम ध्यान दिया जाता था, उनकी सैलरी बहुत कम थी, उनका स्टेटस बहुत लो कंसिडर किया जाता था। पर इस एजुकेशन कमीशन DS कोठारी के कमीशन में उन्होंने टीचर के एजुकेशन, उनके सैलरी, उनके स्टेटस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया था। फिर जो इसी के रिकमेंडेशंस थे कोठारी कमीशन के, वो कंसिडर करके उन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था 1968 में। और इसके जो मेजर हम बोल सकते हैं, जो मेजर एम्फेसिस थे वो था कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सबके लिए, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो या क्रीड का हो। उनके जाति, धर्म और वो किस क्षेत्र से आते हैं उस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा के लिए। और जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है, इसको हम लोग नेशनल स्कूल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी इसी के ऊपर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। और ये कब हुआ? 1976 में हुआ था। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर हुआ था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस पे भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जरूर। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था NPA 1986, उसमें ज़्यादातर
ध्यान दिया गया था कि रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, चाहे वो एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, विमेन हो, डिसेबल्ड हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और इसी के चलते 1987 में राजीव गांधी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, प्रोग्राम ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वो 1987 में आया था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि हर स्कूल, हर क्लासरूम में कम से कम ब्लैक बोर्ड तो होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर काफी सी टेट, आरटेट और जितने भी बाकी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें काफी बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद 1992 में जो 1986 का एनपी था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे और इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए थे कि जो हमारा हायर एजुकेशन है उसमें एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल या टेक्निकल प्रोग्राम को करने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होना चाहिए। और इस पे वहाँ पर एम्फेसिस किया गया था इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबको एजुकेशन के लिए। अब 1992 के बाद हमारे बीच में एनसीएफ 2005 आया, राइट टू एजुकेशन आया, ये सब पॉलिसीज आए थे बट कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया था। जो एजुकेशन ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी वो अभी ही आई है 2020 में। पर इसके जो कमिटी बनाए गए थे वो एसआर सुब्रमण्यम कमिटी रिपोर्ट जो 2016 में दी गई थी और इसी के बेसिस पे के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की एचआरडी मिनिस्ट्री को 2019 में। और इसी बेसिस पे हमारी जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये ड्राफ्ट की गई है। तो अब एक मेजर चेंज देख लेते हैं, वो ये है कि हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री था इसका नाम चेंज हो गया, अब ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है। और जो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हम पहले बोलते थे अब ये एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं और वो अभी करंटली हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक है। अब हम स्कूल के कुछ मेजर रिफॉर्म्स देख लेते हैं, स्कूल एजुकेशन में क्या मेजर रिफॉर्म्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉजिटिव पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस को एम्फेसाइज किया गया है। और इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन जो इंटरनेशनल बोर्ड्स है जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड, आईबी बोर्ड, इन सब से लिए गए हैं। और इसमें हम लोगों का अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखें तो उस पर रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। हम इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा निकालते हैं पर इसमें से कितने इंजीनियर्स होते हैं जो एक्चुअली में अपनी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। उनको क्लासरूम नॉलेज है बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम को होती है। तो उस चीज़ पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इससे पहले क्या होता था कि इंडिया में जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो इंडियन में कैंपस सेटअप नहीं कर सकते थे, पर अभी जो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। इससे एक ये चेंज आएगा कि अभी जितने भी लोग बाहर जाते थे एजुकेशन के लिए वो कम हो जाएगा और वो लोग इंडिया में ही रह के अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन ले पाएंगे। जो दूसरा मेजर चेंज है कि 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब अगर ये 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा तो न्यू स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, न्यू स्कूल कंस्ट्रक्ट होंगे, न्यू क्लासरूम कंस्ट्रक्ट होंगे, टीचर्स रिक्रूटमेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो टीचर्स चाहिए होंगे, तो वो टीचर्स रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। जो दूसरा मेजर चेंज है जो हमारे पूरे स्कूल सिस्टम को चेंज करेगा वो है कि 5+3+3+4 ये न्यू स्कूल करिकुलम बनेगा और हमारा जो पुराना स्कूल करिकुलम वो है 10+2। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमारा जो कुछ पहले जो सेपरेशन था जो आपने और मैंने पढ़ा है कि आर्ट्स होता था, साइंस होता था, कॉमर्स होता था, अब ऐसा कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। इसमें जो वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स हो जाएगा। अभी जो वोकेशनल है वो क्लास 6 के बाद आप एक बच्चे को
कोई भी एक वोकेशनल इंटीग्रेशन वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे अब ये होगा कि बच्चा जब स्कूल से बाहर आएगा तो उसकी कम से कम एक स्किल डेवलप की जाएगी। अपने यहाँ पे अगर कोई कारपेंटर या प्लम्बर आता है तो उसको जो अपने फील्ड की नॉलेज है उतनी हमको नहीं है, पर हम फिर भी उसको इतना नीचे स्तर से देखते हैं। तो इससे ये होगा कि हर जॉब को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 5वीं तक हिंदी में या फिर होम लैंग्वेज में या मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इंग्लिश उन पे नहीं थोपी जाएगी। अब जो दूसरा चीज है वो है एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इससे क्या होगा कि अब तक जो हमारा आंगनवाड़ी था वो उसका एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था, पर अभी उसको आंगनवाड़ी को भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लेके आ गए हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी एक नेशनल करिकुलम डेवलप करेगा अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के लिए, जो कि 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। इससे ये होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो जाएगा। अब ये वाला जो चीज है ये प्राइवेट स्कूल में पहले से ही था। वो एक सेट करिकुलम फॉलो करते हैं। उनका जो प्री एजुकेशन है, प्री प्राइमरी, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, जो कि इतना गवर्नमेंट स्कूल्स में डेवलप नहीं था। तो अब ये गवर्नमेंट स्कूल में भी डेवलप करना पड़ेगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एजुकेशन में, चाहे वो बच्चे को पढ़ाना हो या बच्चे को पढ़ना हो। अब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते, हमको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। और उससे हमारी जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी हो गई या लर्निंग क्वालिटी हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो अभी से आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। देन दूसरा है, अब इन सब चीज़ों से क्या होगा, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। जब ये सारे चीज़ हो जाएगा, जब एक एनसीईआरटी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेम डेवलप करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, जो प्री प्राइमरी स्टेज है उसके लिए, और उनको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर है, तो इससे ये होगा। और जो इतने पॉजिटिव चेंजेस है कि वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करेंगे, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। इनफैक्ट क्लास 6 से कोडिंग बच्चों को सिखाई जाएगी अब से स्कूल में। तो इन सब से ये होगा कि जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है या फिर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग सेम रहेगा। और इससे ये भी चेंज आएगा कि जो टीचर्स जो सक्षम है वो सब जगह एक जैसा अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, तो जो उनका टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चे का, जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है वो भी सेम रहेगा, चाहे बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी सेम तरीके से ही पढ़ाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि बस एक बार गवर्नमेंट टीचर बन जाओ और फिर आराम ही आराम है, तो अब वो चेंज हो जाएगा। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2021 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। अब इससे पहले हमारा NCF 2005 में हुआ था डेवलप, और उसको भी अभी तक हम लोग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो अभी NCERT एक फिर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करेगा स्कूल एजुकेशन के लिए, जो 2021 में शायद अप्लाई करेगा तक आएगा, पर अप्लाई होने में शायद टाइम लगे। अब इन सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि कल सुबह से ही ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन सब बातों को टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, धीरे धीरे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो आप अभी से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अभी कर रहे थे, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या कोई डिग्री करने वाले थे, तो आप प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस कीजिए और अफवाहों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे और देखते हैं कि चेंजेस क्या है। अब असेसमेंट मेथड जो था, पैटर्न था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब एक नेशनल असेसमेंट सेंटर पारक जिसको बोलते हैं, परख, वो सेटअप किया गया है। ये एक टेस्टिंग बॉडी है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग बॉडी जो ऑल ओवर इंडिया रहेगी। और परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। पहले जैसे आप एग्ज़ाम दे दीजिए और आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, अब वैसा कुछ नहीं होने वाला है।
अब एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ अ चाइल्ड रहेगा और ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले सिर्फ टीचर्स ही बच्चे को ग्रेड कर पाते थे, पर अभी पीयर ग्रेडिंग होगा, पीयर असेसमेंट होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको असेस कर पाएंगे कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है। आप अपने आप को असेस करोगे कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ अकेडमिक पे नहीं, आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, सब चीज़ों पे आपको ग्रेड किया जाएगा। और दूसरा है, अब ये जब असेसमेंट रिफॉर्म्स आए हैं, अब टीचर्स को भी तो उसके लिए प्रिपेयर करना है और उसके लिए टीचर्स को 2023 तक प्रिपेयर किया जाएगा। जो भी ये न्यू असेसमेंट मेथड्स आए हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए टीचर्स को 2023 का तक टाइम दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी एकदम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आप तैयारी कर रहे थे आप उसमें प्लीज लगे रहिए और मेक श्योर कीजिए कि इस बार आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम लिखने वाले हैं, आप उसको क्लियर कर लें, ताकि अगर आपको लग रहा है कि आ गया और डिफिकल्ट हो गया और आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम में से और आप में से ही ये लोग टीचर्स बनाने वाले हैं, कोई बाहर से आके टीचर्स नहीं बनेगा, हम में से और आप में से ही टीचर बनेंगे। अब जो मेजर रिफॉर्म है स्कूल करिकुलम में वो है 5+3+3+4। अब इसमें क्या है, ये 5+3+3+4 क्या है, इसने 10+2 जो हमारा स्कूल का पहले का पैटर्न था वो रिप्लेस कर दिया। अब 10+2 को खत्म करके हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल में डिवाइड हो गया। अब ये क्या चीज है, जो पहले 5 साल है उनको फाउंडेशन स्टेज बोले जाएंगे और ये 3 साल से स्टार्ट होगा, प्री स्कूल से लेके कक्षा 1 और क्लास 2 तक रहेगा। और उसके बाद अगेन 3 साल का रहेगा कोर्स, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें क्लास 3, 4 एंड 5 रहेंगे। नेक्स्ट हमारा अगेन 3 साल का है, ये मिडिल स्टेज है, ये क्लास 6, 7 और 8 रहेगा। इसके बाद हमारा जो 4 साल का है नेक्स्ट स्टेज, वो सेकेंडरी स्टेज है, ये क्लास 9, 10, 11, 12 रहेगा। इसमें जो हमारा पहले सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी ये अलग अलग करा था वो अब हटा दिया गया है। अब मेजर 4 स्टेज ही है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। और ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी क्लास के लिए है और ये कितने साल का है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। अब काफी लोगों ने ये बोला है कि जो स्कूल पहले 12 साल की थी अब बच्चा 15 साल पढ़ेगा, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि पहले बच्चा जब 5 साल का होता था तब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था, अभी भी वो फर्स्ट में ही लेगा। अभी वो जब 3 साल का होगा तभी अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर देगा। तो सारा मिला के उसका लगभग 15 साल ही स्कूल का रहना है। जो पहले भी 15 ही था अभी भी 15 ही है। तो क्योंकि पहले वो जो 3 साल थे आपके, जो नर्सरी के, एलकेजी, यूकेजी के, वो कंसिडर फॉर्मल एजुकेशन में हम उनको कंसिडर नहीं करते थे, हम क्लास 1 से क्लास 12 को ही कंसिडर करते थे। पर अभी वो जो पहले के जो आपके 3 साल है प्री स्कूल, उनको फॉर्मल एजुकेशन में लेके आ गए हैं, इसलिए वो अभी 15 साल की बात कही जा रही है। अदरवाइज कुछ मेजर चेंज हम, जो बच्चे का पढ़ने का उम्र है उसमें कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं है। पहले भी वो 15 ही पढ़ रहा था, अभी भी वो 15 ही पढ़ रहा है। पर इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि प्राइवेट स्कूल में तो पहले ही पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज ही रहे थे प्री स्कूल्स में। अब सरकारी में, जो गाँव में स्कूल है, जो आंगनवाड़ी है, जहाँ पे पहले पढ़ाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अब उनके पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। उनके लिए एक करिकुलम बना जाएगा, उनके लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट होगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। अब चेंजेस आफ्टर 12th, अब 12वीं के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, एक बहुत मेजर चेंज है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम क्या है, अब मान लीजिए अभी क्या होता था, आपने 12th के बाद आपका मन किया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, पर 2 साल पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मुझे तो निफ्ट में या फिर फैशन डिजाइनिंग में जाना है। तो आपके जो आपने एमबीबीएस के 2 साल दिए थे वो वेस्ट हो गए। आपको फिर से, जब आप फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो वो जो आपके 2 साल थे वो वेस्ट हो गए। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर आपने किसी डिग्री में एनरोलमेंट ले लिया है तो आपको वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपके जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। अब वो किस तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे वो अब हम पूरा इसमें देखेंगे। एक बार पहले हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं कि ओल्ड पॉलिसी में क्या होता था और अभी न्यू पॉलिसी में क्या होगा। तो पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, अब ये 4 साल का हो गया है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है। मैंने 4 साल का बीएससी बीएड किया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कॉलेज से, तो मैं खुद देख सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज है। देन पहले क्या होता था, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं होता था, एग्जिट ऑप्शन होता ही नहीं था बच्चों के लिए। तो अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि एमफिल कंपलसरी था पीएचडी करने के लिए, तो अब एमफिल प्रोग्राम को ही हटा दिया गया है। अब एमफिल को एकदम से हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि हमारे मल्टीपल रेगुलेशंस थे, जो बॉडीज बनाए गए थे यूजीसी एआईसीटीई, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रेगुलेशंस के लिए बनाए गए थे। अब एक ही रेगुलेटरी रहेगा बॉडी हायर एजुकेशन के लिए, अंडर सिंगल अम्ब्रेला बाकी सारे काम किए जाएंगे। अब जो मैं क्रेडिट ट्रांसफर की बात कर रही थी वो इस तरीके से है कि अगर किसी ने 1 साल के लिए कोई डिग्री की है, जैसे कि आपने बीटेक 1 साल का किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपको कुछ और करना है, बीए करना है या बीकॉम करना है या कुछ और फील्ड में जाना है, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपने ये जो 1 साल की पढ़ाई बीटेक किया है वो वेस्ट नहीं होगी। अगर आपने 2 साल के बाद छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल के बाद छोड़ा है तो बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद छोड़ा है तो रिसर्च बैचलर डिग्री मिलेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, इम्पोर्टेंट अच्छी चीज है कि बच्चे के साल बर्बाद नहीं हो रहे हैं। कभी भी होता है कि हम किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं पर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें वो कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, या हम उसके जो मेरे जो एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज है वो उसको सूट नहीं कर रहे हैं, मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट किसी और फील्ड में आ गए हैं, तो फिर अब वो होगा। और इसमें एक और है कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये भी हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज से लिया है कि आप पहले ये होता था कि आप फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, आप मैथ के साथ साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आपको सिर्फ ये बीएससी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बीकॉम में अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ लीजिए, आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। आप साइंस भी पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हो। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। अब देखते हैं कि टीचर एजुकेशन और टीचर रिक्रूटमेंट पे इस पॉलिसी का क्या असर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप पे और मुझ पे लागू होने वाली है। अब इसमें क्या होगा, अ न्यू कॉम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 फॉर्मुलेट किया जाएगा एनसीटीई के थ्रू इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। तो अब एक न्यू टीचर का करिकुलम डेवलप होगा, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप होगा टीचर एजुकेशन के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और ये कौन करेगा, ये एनसीटीई करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो ये एक अच्छी चीज है। और जो मेजर चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2030 तक एक टीचर बनने का मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्टैंड अलोन डिग्री प्रोवाइड करेंगे बीएड की, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, वो वैलिड नहीं होगी। पर हाँ, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन जरूर है जो कि मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने खुद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स किया है रीजनल से, तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को इतना एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आपके जो टीचिंग टाइम है वो इंक्रीज होंगे, आपके लेसन ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होंगे। तो आप अल्टीमेटली 4 साल तक अगर आप बीएड करेंगे तो वो अल्टीमेटली अच्छा आने वाला है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि 4 साल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 साल बीएससी और 4 साल बीएड करेंगे। आप जब बीएससी में एडमिशन लेंगे तो आप पहले साल से ही बीएससी पढ़ रहे हैं और पहले साल से ही आप बीएड पढ़ेंगे। तो जो आपका बीएड का जो करिकुलम है वो पूरे 4 साल में स्प्रेड आउट करेंगे, जो कि आप पहले 2 साल में पढ़ रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो बहुत ट्रांसपेरेंट और उसको रूबूस्ट करेंगे, इसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है।
एक एग्जाम होंगे, इसको बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। और इतना कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि काफी जगहों पे ये ऑलरेडी 3 लेवल तो ऑलरेडी है। जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय, उनमें ऑलरेडी आपके रिटन एग्जाम, जैसे सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, फिर आप केवीके एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो आप 3 लेवल ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये बाकी जो स्टेट लेवल है उन पे भी लागू हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव थिंग है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर्स तो हम में से ही बनने हैं। आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, अफवाहों पे बिलीव नहीं करना है, और अपनी तैयारी पे लगे रहिए। और जो दूसरी चीज एक बहुत ही अच्छी आई है, वो ये है अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। अब ये चीज क्या है? अब एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन डेवलप किया जाएगा टीचर्स के लिए। अब ये किससे डेवलप किया जाएगा? ये एनसीईआरटी डेवलप करेगा 2022 तक। अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट लेवल्स के लिए टीचर्स, एक्सपर्ट्स, और हर रीजन में एक स्टैंडर्ड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स सेटअप किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और जो टीचर्स के जो प्रमोशन होते थे वो मेरिट बेस्ड कर देंगे, उनके परफॉर्मेंस के बेस्ड होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई टीचर 10 साल से है तो उसको प्रमोशन दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये आपका मेरिट बेस्ड पे परफॉर्मेंस है। प्रमोशन विल बी मेरिट बेस्ड विद मैकेनिज्म फॉर मल्टी सोर्स पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अवेलेबल प्रोग्रेशन पाथ टू बिकम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर एजुकेटर। अब ये चीज क्या है कि पहले जो बहुत ज्यादा काबिल लोग थे, जो आईआईटी, आईआईएम और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, वो उनको टीचर नहीं बनना होता था, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ नहीं देखते थे। अब क्या हो गया, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप डिफरेंट मिनिस्ट्री लेवल तक आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। फिर दूसरी जो चीज है वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट फॉर ऑल द टीचर्स, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल द टीचर्स। इसमें 50 घंटे आपको सेमिनार्स, वर्कशॉप, टीचिंग आवर्स, ये सब के लिए है। चाहे आप प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, ये सबको ये 50 घंटे करने पड़ेंगे। आपको अपडेट, अपने वर्कशॉप्स, अपने स्किल्स अपडेट करते रहने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अब इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गई कि आपने जैसे ये जो अभी 4 साल का बीएड का प्रोग्राम है, अब क्या इसके बाद जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है या 2 साल का बीएड किया, वो क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। उसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। जैसे कि अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है और ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो 1 साल में बीएड कर सकेंगे। और किसी ने अगर 12th के बाद करें तो वो ये वाला 4 साल वाला इंटीग्रेटेड तो है ही। और अगर किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, जैसे अभी किसी ने ग्रेजुएशन खत्म की है पर उनको हो सकता है 10-12 साल बाद लगे कि नहीं मुझे बीएड करना है, तो उनके लिए फिर 2 साल की रहेगी। और एक और चीज है कि जो टीचर को स्पेशल ड्यूटीज मिलती थी, इससे एजुकेशन में बहुत असर होता था, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर होता था। क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर ज्यादातर या तो वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिए जाते थे, या जाओ सर्वे करके लेके आओ, या बहुत सारे जो अननेसेसरी काम थे, जो एक जिनके लिए किसी और को रखा जा सकता है, वो टीचर्स को करने पड़ते थे। जितने भी ये बाबूगिरी वाले काम है, सारे टीचर्स को करना पड़ता था। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बच्चों का जो टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, वो बहुत ज्यादा लॉस पे होता था। तो अब इस चीज को एकदम से हटा दिया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जो एक्सेसिव ट्रांसफर होते थे टीचर्स के, वो भी कम करेंगे, एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। और ये जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल था गर्ल्स के लिए, वो पहले 10th तक था, अब उसको 12th तक कर दिया है। नवोदय को और ज्यादा ओपन किए जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय और बढ़ाए जाएंगे, गाँव के स्कूल्स और ज्यादा ओपन किए जाएंगे। तो ये सब पूरा देखे जाएं तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और एक बात और है कि प्रोफेशनलिज्म इन सब से इंक्रीज हो जाएगा। एक जरूर है, पर हाँ, अभी ये न्यूज में ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब तो टीचर बनना एकदम नामुमकिन ही हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार इसी चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी 100% रखेंगे और इन सब अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। क्योंकि आप और हम ही टीचर बनने वाले हैं, कोई बाहर से टीचर्स नहीं आने वाले हैं। तो अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में चल रही है, तो अब हम क्या करें? वॉट शुड वी डू नाउ?
बीएड करना छोड़ दें, बीएड ना करें, या बीएसटीसी, जेबीटी, डाइट वगैरह इनका क्या करें, करें नहीं करें, एडमिशन लें नहीं लें। बीएसटीसी का तो एग्जाम अभी हाल ही में होना है। रीट का क्या करें, तैयारी करें या बंद कर दें। टेट का क्या करें, सी टेट की तैयारी कैसे करें। अब केवीएस एनवीएस में अभी हमारा होगा कि नहीं होगा। तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये ऐसे नहीं है कि आपका एकदम से ही चेंज आ जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। अभी तो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, वो 2021-22 तक आएगा, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होंगे। फिर स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी जो चेंजेस मेंशन किए गए हैं एनपी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, फिर कहीं लाया जाएगा। और अगर जैसे अभी 2030 तक बीएड 4 साल का कर दिया गया इंटीग्रेटेड, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीएड अभी किया है तो आपको उस टाइम जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हम अभी का ही एग्जाम्पल देखें तो पहले बीएड 1 साल का था, अब ये 2 साल का हो गया। पहले एमएड 1 साल का था, अब वो 2 साल का हो गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 1 साल में किया उनको अभी हमारे साथ वो एग्जाम्स नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो ये प्रोविजंस रहेंगे, तो आप प्लीज उस पर चिंता ना कीजिए। आप जो एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं वो कीजिए, इन सबको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। और रही बात बीएसटीसी, जेबीटी और डाइट की, तो इनमें शायद थोड़ा छेड़ाछाड़ी हो सकता है, पर वो भी एकदम से नहीं होना है, उसमें टाइम लगेगा। तो आप अभी आराम से कर दीजिए। अगर आप अपने करना चाह रहे हैं तो अभी बेशक कीजिए, इनफैक्ट अभी और ज्यादा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी रिक्रूटमेंट और ज्यादा होगा, क्योंकि अभी जो आंगनबाड़ी है उनको फॉर्मल एजुकेशन में लेके आ गए, उनके प्री स्कूल्स जो है उनमें टीचर्स चाहिए होंगे। तो अभी रिक्रूटमेंट तो अभी बढ़ना ही है अगले कुछ सालों में। तो आप तैयारी रखिए अपनी, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहिए। जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।